चलो बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में टॉर्क का डेरिवेशन कर लिया था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था कार्तिक? टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था? तुम्हें नहीं आया, इसको आया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? एम बी साइन थीटा, पता है ना? फिर बच्चों बताओ, अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल पे फोर्स कितना होता है? फोर्स कितना होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में? मैग्नेटिक डाइपोल पे फोर्स कितना होता है? जीरो होता है, बताया था कल भी भैया, आज भी गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। टॉर्क जीरो नहीं होता है, फोर्स क्या होता है? जीरो। लेकिन तभी जीरो होता है जब फील्ड कैसा हो? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड होने पे टॉर्क क्या होता है? एम बी साइन थीटा। और फोर्स क्या होता है? जीरो। बच्चों इसी में दो फॉर्मूला बनता है। एम क्या होता है बताया ना? एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NIA। इसका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। इसका डायरेक्शन होता है बच्चों साउथ टू नॉर्थ। इसका फॉर्मूला होता है NIA। लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, डन। अब बच्चों इसमें भी दो कंडीशन होता है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का, एक कंडीशन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। जैसे एम है और बी है, एम और बी दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम आप सब लोग जानते हो, पहले भी परिचय हो चुका है। अनस्टेबल कब होगा? सेम वही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा 180 पे, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ठीक है बच्चों, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? ये टॉर्क मिनिमम भी इन्हीं एंगल पे होगा। टॉर्क मिनिमम भी इन्हीं एंगल पे होगा। इन दोनों एंगल पे टाउ टाउ नेट क्या होगा? जीरो। बच्चों इन दोनों एंगल पे टाउ नेट क्या होगा? जीरो। मतलब नेट टॉर्क यहां भी जीरो होगा और नेट टॉर्क यहां भी जीरो होगा। यानी टॉर्क मिनिमम कितना होगा? जीरो। कितने पे? थीटा जीरो पे और 180 पे। टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा? टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा एमबी। एमबी साइन 90 होता है ना? तो जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री, उस समय टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम। ध्यान देना है बात, ठीक। अब हम लोग आओ चलो डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं। PYQs करते हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? इधर ही थे कहीं, टॉर्क के ऊपर थे। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन पे है, तो स्टेटमेंट को पढ़ लो। रीजन इधर है। इसका आंसर क्या होगा? मैथ से आंसर है इसका कि सेम लेंथ का अगर स्क्वायर बनाओगे और सेम लेंथ का अगर सर्कल बनाओगे तो किसका एरिया ज्यादा होगा? तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लो वायर का लेंथ x है, उसी का स्क्वायर बनाया जा रहा है और उसी का क्या बनाया जा रहा है? सर्कल। तो बेटा अगर वायर का लेंथ x है तो स्क्वायर बनाया जा रहा होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा? 4l या 4a। ए साइड है तो a बराबर कितना आएगा? x बाई 4। तो एरिया कितना आएगा बेटा? एरिया आएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई 16। ठीक है,
उसी का अब क्या बनाया जा रहा है, सर्कल। सर्कल होगा तो ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर। तो आर बराबर कितना आएगा, x/2 पाई। एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा दूसरे केस में, ये पहला केस है, दूसरे केस में एरिया आएगा πr², तो πx²/4 पाई²। ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, x² /4 पाई। यहाँ x² /16 है, 4 पाई, यहाँ 3.14 होता है ना वैल्यू, तो बड़ा कौन होगा इसमें, स्क्वायर वाला बड़ा होगा, सॉरी स्क्वायर वाला छोटा होगा, और ये एरिया वाला सर्कल वाला क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एरिया सर्कल का बड़ा है तो इसका मतलब है कि किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, सर्कल के ऊपर ज्यादा। तो क्या असर्शन रीजन सही है, असर्शन सही है। वाई मैग्नेट इज करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ग्रेटर टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करता है, कम करता है, तो असर्शन ही फॉल्स हो गया। आर इज ट्रू। स्क्वायर लूप, रुक जाओ, आर देख लो। अच्छा, ए स्क्वायर लूप ऑक्युपाइज मोर एरिया देन ए सर्कुलर लूप, ये भी फॉल्स है। दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। एक करंट, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। करंट कैरिंग स्क्वायर लूप मेड ऑफ ए वायर लेंथ एल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक, इट एक्सपीरियंस टॉर्क व्हिच इज ग्रेटर देन द टॉर्क ऑफ द सर्कुलर लूप। नहीं, ग्रेटर तो नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB। आर इज ऑल्सो फॉल्स, रीजन है डी है, डी भी है कि दोनों के दोनों फॉल्स है। चलो अगला। हाँ, ऑप्शन तो उसी में होता है ना, जिसमें दोनों ही फॉल्स होते हैं। क्या बता, वो ऐसा गेम कर दे तुम्हारे साथ। ये ऐसा ऑप्शन बहुत कम होते हैं, देखो इसमें था 58 में। हाँ चलो कोई बात नहीं। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सुनो ध्यान से बच्चों, पढ़ो पढ़ो। Deflecting torque acting on a current carrying loop is zero when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field. Plane is perpendicular to the direction of magnetic field. False, true. Perpendicular होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और ये और यहाँ पे होगा, ठीक है ना। A is false, R is true, गलत है। बेटा सुनो ध्यान से, अब यही मिस्टेक है। बोल रहा है कि उसका प्लेन परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, तो बेटा जब उसका प्लेन, तो एम का जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता है। फील करो बेटा, अगर लूप ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है तो एम का डायरेक्शन या तो अंदर होता है या बाहर। तो अगर प्लेन ऐसे है और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल बना रहा है ना, मैंने, अरे परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। तो प्लेन क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर। प्लेन परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, ऐसे है, मतलब लूप ऐसे एंगल बना रहा है। तो बेटा देखो, इसका एम किधर बनाएगा एंगल, एम इधर बनाए, इधर होगा। अरे एरिया वेक्टर जैसे होता है वैसे एम का भी वेक्टर तो लूप के परपेंडिकुलर आया था कि नहीं आया था। अरे याद आ रहा है तुम लोग को बच्चों, इधर लूप बनता था, ऐसे लूप बनता था, जैसे लूप ऐसे बन रहा है तो ये लूप का प्लेन है, करंट ऐसे जा रहा है। बच्चों इधर क्या है, साउथ, पीछे क्या है, नॉर्थ। तो इसका एम का वेक्टर किधर आता था, क्रॉस। याद है ना तुम्हें। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो इस बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ही मान लो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो इसका प्लेन के कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90। प्लेन कितना एंगल बना रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90। लेकिन हमें तो एंगल एम और बी के बीच में देखना है ना। एम और बी के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो या 180, अगर बाहर आ रहा है तो 180। तो इस सिचुएशन में द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ट्रू। रीजन समझ में आया, गलती मत करना बच्चों, क्योंकि प्लेन की बात कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो जो एंगल होता है वो एम बी साइन थीटा में वो मैग्नेटिक डाइपोल का होता है, और मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ए इज ट्रू। अब देखो अगला, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप of magnetic moment m in a magnetic field is given by the dot product r is false। क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट से है, तो अगर तुम्हें नहीं भी आता तुम बच जाते, क्योंकि आर फॉल्स तो एक ही में है ना।
इसमें अगर देना चाहिए था आर इज फॉल्स, तब ए इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। बच्चों ध्यान देना, लेकिन इस पे टिक लगा लेना, रिवाइज करने में मदद करेगा। 58 क्वेश्चन पे टिक लगा लेना, इसमें धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है ना। ये देख लो, ये बता दो यार फटाफट इसमें तो। बताओ बताओ जल्दी बताओ आंसर। 59। NIA। ए क्या होता है? एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया ऑफ द लूप। तो अगर रेडियस डबल करोगे तो एरिया, एरिया एरिया डी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो रेडियस डबल करोगे तो 4 टाइम्स होगा, तो ए इज करेक्ट and R is correct and R is also the correct explanation of A। तो इसका आंसर भी A होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। इसका डी होगा ना, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ द टर्न्स एंड करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 61। देखो फिर बोल रहा हूँ, प्लेन बना रहा है 60 एंगल, आएगा बेटे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? राज है, राज भाई देखा पुलप्पा माइक म्यूट कर लो। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन फटाफट करो, कर लो इसको, निपटा दो ना। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल समझते हैं। अब एक बात तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि m का जो वेक्टर होता है इसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये ऐसे है तो इसका m का वेक्टर मान लो ऐसे है और ये लूप है, तो अगर ये जो है 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, मान लो इस लाइन से ये लूप 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये ऊपर एंगल 33, बताओ इस स्टाइलस और नोटबुक के बीच में एंगल 60 है, तो इस स्टाइलस और m के बीच में एंगल कितना होगा? ये दोनों मिलके 90 है ना। तो ऊपर अगर साइड 60 हो गया तो नीचे कितना बचेगा? 30। तो m और b के बीच में हमें एंगल लेना होता है ना, m और तो मतलब m अगर ये b है मान लो, सॉरी ये b है, तो b और प्लेन के बीच में एंगल है 60, तो b और m के बीच में कितना एंगल होगा? 30, क्योंकि m एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। समझ आया ना, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 90 होता है। तो बच्चों ये प्लेन के साथ एंगल बना रहे, ध्यान देना। तो यहाँ कुछ नहीं, देखो इसमें परेशान ना हो। तो देखो बच्चों, ए दिया है, एन दिया है, अरे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, एन दे रहा है, आई दे रखा है, बताओ एम निकल जाएगा, NIA एन निकल जाएगा। अच्छा, बी दे रखा है, तो बी आ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा। ये 60 दे रखा है, थीटा कितना हो जाएगा? 30। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, टॉर्क का फॉर्मूला डालना है, टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन 30। बच्चों सारी वैल्यू डाल दो, एरिया को डाल देना मीटर स्क्वायर में, मीटर में डालोगे ना तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे, और किसी का यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। छोड़ दूं, कर लोगे ना डायरेक्ट? देखो ये सवाल है, ये सब सवाल हमने जो पढ़ा था क्लास में, उसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आया था कि नहीं आया था? जो अभी पेपर आज दिया था उसमें से क्वेश्चन आया था पेपर में? कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उससे बहुत है पिटोगे। हाँ, पहले वर्ष का आया था ना। अरे मैग्नेटिज्म से नहीं, पूरा पीछे भी जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन तो था कि नहीं? हाँ, जो हमने पढ़ा होगा वही सब क्वेश्चन होगा। 62 करो, देखो 62 में क्या है।
देखो फटाफट पढ़ के बता दे रहा हूँ। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद करंट आई एंड करंट कैरिंग सर्कुलर रेडियस आर एंड एन। अब देखो यहाँ रेडियस दे दिया है तो तुम एन आई ए मत लिख देना, क्या लिखना है, एन आई ए इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एम हो जाएगा। ए लिख के पाई आर स्क्वायर लिख दो, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कंसीडर द एबव मेंशन कॉइल प्लेस्ड इन वाईजेड प्लेन, देखो यहाँ वाईजेड प्लेन है, and center at the origin. Derive an expression for the value of magnetic field at x equal to 0, 0, 0. ये क्या हुआ, कैसे करोगे इसको? कुछ नहीं, कौन सी डेरिवेशन है, वाईजेड प्लेन क्या होगा, जैसे मान लो एक्स वाई जेड प्लेन है, तो ये मान लो इस तरह समझ लो, इस तरह से होता है ना, तो मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक सर्कल ऐसे रखा है और इससे एक्स दूरी पे तुम्हें क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई जा रहा है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, वही निकालना तो है, म्यू नॉट आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अरे वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है आपको डायग्राम में? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डिराइव करना है भाई, कर लेना, डिराइव करना है यही वाला। अरे एक्स एक्सिस वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, और इसका सेंटर जो ओरिजिन में रखा है, सेम फॉर्मूला डिराइव करना है, सेम फॉर्मूला डिराइव करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कंफ्यूज तो नहीं हो, फील हो रहा है ना वाईजेड प्लेन? चलो फटाफट आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है टॉर्क का, फिर इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ जाएगा। करोगे, करो करो, खुद करो, खुद करो ट्राई। अरे वो कॉइल मान लो ना उसको, सोलनाइट को मान ही रहे हो, कॉइल मान लो। अरे वही फॉर्मूला लगे तो आपको पता है, निकालो। हम्म, तो हलवा एकदम। हाँ रुका ही हुआ मैं, नहीं कर रहा मैं। जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.28 आ रहा है, 16 वाटे कितना होता है?
16 अठे सही बोल रहा है वो। उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, वो डेसिमल हो जाएगा। अपना इलाज करो। देखो एक्सिस के साथ 30 बनाया है तो डायरेक्ट 30 यूज करोगे। एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस होती है ना कॉयल के। हाँ तो डायरेक्ट 30 यूज करोगे। हाँ डायरेक्ट 30 यूज करोगे। यहाँ माइनस नहीं करोगे, प्लेन के साथ नहीं बना रहा है ना। एक्सिस तो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है बच्चों, एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट 30 यूज करोगे। अगर प्लेन बोला होता तो आप 60 यूज करते। हाँ प्लेन है तो अब अगर एक्सिस बोला है तो डायरेक्ट 30। अब टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, एम बी साइन थीटा। फटाफट निपटा दो बच्चों। एम की वैल्यू आई 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन 30 1/2 0.64 इंटू 7.5 इंटू 10⁻, जो भी आंसर है वो आंसर है। ठीक है आगे चलें। हमारा लास्ट सेगमेंट बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लास्ट सेगमेंट है। कर लो, खत्म कर देते हैं ना बच्चों। अरे थोड़ा सा है बस। हेडिंग डालो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर पहले क्या होता है, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो बच्चों एक करंट के प्रेजेंस को मेजर करता है, ठीक है ना। ये डिवाइस किसको मेजर करता है, प्रेजेंस एंड डायरेक्शन। प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इसको मेजर करता है। प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, ये इसको मेजर करता है। जैसे बच्चों कभी गैल्वेनोमीटर ध्यान से देखोगे तो उसका पॉइंटर बीच में रहता है, सबने देख ही लिया होगा लैब में। अगर ये डिफ्लेक्ट, अगर करंट ऐसे जाता है तो ये इधर डिफ्लेक्ट होता है, और करंट उल्टा जाता है तो ये इधर डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। बच्चों इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनो। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अरे संक्षिप्त में लिखो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों। इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है एवरी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या एवरी करंट कैरिंग कॉयल experience a torque experience a torque experience a torque inside magnetic field, inside a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है बच्चों। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, अरे ऐसे ही लिखना होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये 5 नंबर में आएगा। तो पहले वर्किंग प्रिंसिपल बता देना, फिर उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है, ये कंस्ट्रक्शन। अरे बना ही देना भाई, कैसे पता करोगे। हाँ कंस्ट्रक्शन सुनो, बनाना पड़ेगा इधर फटाफट। देखो कंस्ट्रक्शन, देखो अपने हिसाब से बना रहा हूं मैं।
दो इस तरीके का मैग्नेट होता है। हाँ, ये एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, ठीक है ना। इसके बीच में, इसके बीच में कॉइल होता है। कॉइल होता है, इस कॉइल के ऊपर वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। कॉपर की वाइंडिंग होती है, चारों तरफ होती है, मैं नहीं दिखा रहा, कुछ ही तरफ दिखा रहा हूं। और यहाँ पे जो होता है वो टोरोजन स्प्रिंग होता है, और इसके साथ यहाँ पे पॉइंटर होता है, और पॉइंटर के साथ यहाँ पे इस तरीके से रीडिंग ली जाती है। तो इसमें होगा क्या है, ये इसका टॉप व्यू है। इसका अगर साइड व्यू बनाओगे तो ये जो बीच में रोटेटिंग सिलेंडर है ये कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा। अगर इसका टॉप व्यू बनाओगे, साइड व्यू बनाओगे तो इस तरह से इसके ऊपर कॉइल्स होंगे, हर तरफ कॉइल्स ऐसे गए होंगे। अरे बात समझ रहे हो ना, कॉइल होगा हर तरफ इसके ऊपर, अरे ऐसे करके कॉइल होगा हर तरफ, समझ रहे हो ना। कॉइल होगा और यहाँ पे ऐसे फिक्स होगा, और ऊपर जो होगा, ऊपर इस तरह से भी एक टोरोजन ऊपर ऐसे फिक्स होगा, और यहाँ पे टोरोजन स्प्रिंग लगा होगा, ठीक है। और इसी के साथ क्या लगा होगा, पॉइंटर, ठीक है। इसके साथ क्या लगा होगा, पॉइंटर। अब जैसे ही देखो इसमें करंट पास करोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर करंट को पास कराओगे, इसके ऊपर एक लूप है, क्योंकि ये सर्कल बना था, लूप समझ रहे हो ना, लूप कैसे है। अरे एक सिलेंडर लो, उसको चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा के वाइंडिंग कर दो, घुमा घुमा के वाइंडिंग कर दो, तो लूप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और उसके ऊपर ये है, सुनो ध्यान से। अब बच्चों इसमें दो तरीके का टॉर्क होता है, दो तरीके का टॉर्क होता है। पहला टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, तो टाउ डी लिख रहा हूं, टाउ डी क्या लिख रहा हूं, तो ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पॉइंटर, मूविंग द पॉइंटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन व्हेन करंट इज ऑन, व्हेन आई इज स्विच्ड ऑन। ये ध्यान से सीख लो, ये मैं लिख रहा हूं या मजाक करने के लिए, ये तुम लोग से पेपर में आएगा तो होगा नहीं, ये पूरी थियरी है लंबी चौड़ी। व्हेन आई इज स्विच्ड ऑन, समझ में आया। आई स्विच ऑन करेंगे तो पॉइंटर इनिशियली मूव कराता है यही। तो बच्चों इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी, एन आई ए बी, और यहां साइन 90 लिख देना, और यहां लिख देना थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ड्यू टू रेडियल स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेडियल स्ट्रक्चर। रेडियल स्ट्रक्चर क्या होता है, देख रहे हो ना, मैग्नेट को सर्कल के जैसा रखा है मैंने, स्ट्रक्चर ड्यू टू रेडियल स्ट्रक्चर। थीटा 90 क्यों होता है, रेडियल स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा था कि थीटा 90 कैसे हो गया, रेडियल स्ट्रक्चर के कारण। रेडियल स्ट्रक्चर ऐसे घुमा के मैग्नेट बनाया ना गोल गोल, इससे रेडियल स्ट्रक्चर के कारण थीटा हमेशा 90 पड़ेगा। जो भी लूप बचेंगे इफेक्टिव उनके लिए 90 पड़ेगा, समझ में आया। तो सुनो ध्यान से, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही तुम करंट को ऑन करोगे एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क क्या करेगा, पॉइंटर को मूव कराएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से, लेकिन बेटा वो पॉइंटर सीधे लास्ट में जाके पहुंच जाएगा, क्योंकि बीच में उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो स्टार्ट होगा, लास्ट में चला जाएगा, तुरंत स्टार्ट होकर कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। लेकिन ये तो गलत बात है, हमें तो रीडिंग लेनी है, गैल्वेनोमीटर थोड़ा थोड़ा मूव करना चाहिए करंट के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। अभी ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया, अब दूसरा टॉर्क कौन सा आएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क, दोनों बात है, ठीक है ना। तो रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अब दूसरा टॉर्क क्या आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। इसके लिए क्यों, इसके लिए क्या लगाया है,
इसके लिए बच्चों ऊपर देखो ये स्प्रिंग लगाया है, ट्रोजन स्प्रिंग। इसी के लिए ऊपर यहाँ पे क्या लगाया है, ट्रोजन स्प्रिंग। ये कौन सी स्प्रिंग है, ये ट्रोजन स्प्रिंग है। तुमको सबसे पहले हंसी आती है गधा कहीं का। कहावत सुने हो कि नहीं समझ सुने हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। घबरा मत, लास्ट में सबसे ज्यादा तुम ही रोओगे। अब भी हंसी आ रही है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बेटा उस दिन सबसे ज्यादा रोओगे तुम। ठीक है, ट्रोजन स्प्रिंग। हर इंसान के जीवन में दो बैग होता है, समझा। दो बैग क्या होता है, एक सुख का एक दुख का। तो तुम अगर सुख वाले बैग को अपने खाली करते जाओगे तो लास्ट में वही मिलेगा। इसलिए कष्ट सह के बराबर मात्रा में दुख वाले को भी खाली करते रहो। और सुख तो लो ही मत, अभी उम्र है, अभी स्ट्रगल कर सकते हो, मत लो सुख। कोई सुख मत लो, कष्ट झेलो, पढ़ाई करो, दर्द दो अपने आप को। बाद में वही बच्चे तो खुश रहो। समझ रहे ना बात को, बहुत ज्यादा आराम है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा वो वाला बैग ऑलरेडी खाली हो चुका है लगभग। बस जैसे रिजल्ट आएगा ना उसके बाद दूसरा वाला शुरू हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, जब रिजल्ट आ जाएगा ना दूसरा वाला बैग खुल जाएगा तुरंत। पहले वाले बुक बैग में जो था वो तो खत्म हो चुका, अब दूसरा वाला ही खुला रहेगा, पूरे जीवन दूसरा खुला रहेगा। समझ में आया? ये टोरोजन स्प्रिंग क्यों लगाया बेटा, टोरोजन स्प्रिंग बच्चों की कार होती है ना, कार में ऐसे चाबी भरते हो ना, तो चाबी भरते हो तो जैसे जैसे चाबी घुमाओ टाइट होता जाता है। और तो ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है कि जितना ज्यादा घुमाओगे उतना ज्यादा वो टाइट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में आपके हाथ पे फोर्स भी तो लगाता है, घूमता नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जैसे ही छोड़ते हो वापस आ जाता आने लगता है, ठीक है ना। तो टोरोजन स्प्रिंग ऐसा ही है बच्चों। यहाँ पे ये टॉर्क जनरेट करता है, ये वाला स्प्रिंग क्या जनरेट करता है, टॉर्क। इट इज प्रोवाइडेड बाई, इसका काम क्या होता है पहले, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, या कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। दूसरा क्या है बच्चों, इसका काम क्या है, इट ब्रिंग्स बैक, इट ब्रिंग्स बैक द पॉइंटर, इट्स ब्रिंग बैक द पॉइंटर एट इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन when current is off, current is स्विच्ड ऑफ, मतलब जब करंट बंद कर दिया जाता है तो ये पॉइंटर को वापस अपने पोजीशन पे लेके आता है। सिंपल सिंपल बात में इसको समझो कि वापस लेके आता है, और पॉइंटर टॉर्क के मतलब मूवमेंट को कंट्रोल करता है पॉइंटर के। कैसे कंट्रोल करता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू सी थीटा। वेक्टर फॉर्म में बात करोगे तो माइनस होता है, मतलब जिधर पॉइंटर घूमेगा ये टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसको कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं बच्चों। तो सुनो ध्यान से, फील करो इस बात को। शुरू शुरू में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को मूव कराएगा, जैसे मूव कराएगा रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, जैसे मूव कराएगा ये वाला टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ते जाएगा। क्यों, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब उसका टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो इसका टॉर्क किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कोई थीटा जिसपे इसका वैल्यू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, और उसी समय आपकी क्या आएगी, रीडिंग आएगी। तो इसी में आपको बच्चों आगे लिखना है बस लास्ट स्टेप, एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम वही हमारी रीडिंग वैल्यू होती है बेटा। एट इक्विलिब्रियम बच्चों मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाएगा, टाउ डी का मैग्नीट्यूड टाउ सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा हूं, डायरेक्शन में तो दोनों इक्वल है ना, अपोजिट होता है। सी कंट्रोलिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क लिखा ना, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो क्या होगा, एन आई ए बी इज इक्वल्स टू सी थीटा। ठीक है, एन आई ए बी इज इक्वल्स टू सी थीटा। यहां से थीटा का फॉर्मूला लगाओ बच्चों, थीटा का फॉर्मूला निकालो, एन आई ए बी अपॉन सी। तो इसको ऐसे लिख लो, एन ए बी अपॉन सी इंटू आई।
तो यहाँ से क्या आपको समझ में आया कि बेटा आई जितना ज्यादा होगा थीटा उतना ज्यादा होगा, तो यहाँ से थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया कि नहीं हो गया। और ये जो बीच में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, करंट सेंसिटिविटी। पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट सेंसिटिविटी। पूरे को क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। इधर सुनो ध्यान से, एक और होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सुनो एक और, एक सी के करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल है, पता चल गया ना, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इसका फॉर्मूला होता है NAB/C। एक और होता है बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो यहां पे तुम्हें आई की जगह क्या करना है, V। तो बच्चों इस वाले इक्वेशन में थीटा ऐसे ही रहेगा, NAB/C है ना, इंटू आई इंटू आर कर दो। तो आई इंटू आर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, V। तो बेटा जब R से इधर मल्टीप्लाई किया है तो R से इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को सेम रखने के लिए। तो वोल्टेज ये जो बीच में आया क्या, NAB/RC, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो लिखो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ सकती है, ऐसा कंडीशन बताओ। कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है फिर भी वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं भी बढ़ सकती है, इसका रीजन बताओ। तो इसका रीजन क्या होता है, जैसे मान लो तुमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी उतने गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा। तो जब रेजिस्टेंस उतने गुना बढ़ जाएगा तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आएगा, लिख लो, इट डज नॉट, नोट करके लिख लो कि व्हेन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस इट डज नॉट मीन दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी विल आल्सो इंक्रीज। हाँ, when current sensitivity increases it does not mean that voltage sensitivity will also increase। इसका है ना, it does not mean that voltage sensitivity will also increase। एग्जाम्पल, जैसे n को इंक्रीज करोगे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम। ठीक है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम, ऐसा क्यों है, बिकॉज आर आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज आर ऑल्सो इंक्रीजेस, और आर भी इंक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहता है, सेम रहता है। नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए लेकिन आर भी डबल हो गया, तो इसके कारण आपको क्या होगा, दोनों सेम हो जाए। ठीक है ना, बस ये गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक, डन। एक गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर एक डेलिकेट डिवाइस है, वो मिली एम्पियर में करंट लेता है, समझ में आया ना। तो अगर उसमें बहुत ज्यादा करंट डालोगे तो वो फट जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एमीटर होता है। एक गैल्वेनोमीटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एमीटर होता है। ऐसा एमीटर होता है जो बहुत कम करंट को मेजर कर सकता है, एक गैल्वेनोमीटर बाय डिफॉल्ट एमीटर होता है। और ऐसा एमीटर होता है जो बहुत कम करंट को मेजर कर सकता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलूं, छोटी छोटी बात है। अब देखो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट तो दो टॉपिक है, बस खत्म कर देंगे इसको, खत्म हो जाएगा, दो टॉपिक धैर्य रखो बस। और ठीक है ये बच्चों, इसमें अब दो टॉपिक होता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सुनो इधर ध्यान से, जो समझ लेगा उसको याद नहीं करना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो गैल्वेनोमीटर, अच्छा बता, एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, सीरीज में कनेक्ट होता है ना। तो सीरीज में ज्यादा करंट भी फ्लो कर सकता है, तो हमें अपने गैल्वेनोमीटर को बचाना होगा। पॉइंट समझो, पॉइंट याद कभी, मतलब कभी भूलेगा नहीं इस याद। बेटा गैल्वेनो एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, सीरीज में ज्यादा करंट जाता जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर लेकिन ऐसा डिवाइस है कि ज्यादा करंट ले नहीं सकता, तो गैल्वेनोमीटर को बचाना है जब ज्यादा करंट जाए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि गैल्वेनोमीटर है ये कम करंट ले सकता है, तो इसके ऊपर एक पैरेलल पाथ प्रोवाइड कर दूंगा, एक और रेजिस्टेंस का।
इसको मैं बोल रहा हूं संट रेजिस्टेंस। इससे होगा क्या कि जब ज्यादा करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो इसके हिसाब से जाएगा। गैल्वेनोमीटर में करंट क्या करेगा, इसके हिसाब से जाएगा, यानी आईजी जाएगा। आईजी मतलब जो गैल्वेनोमीटर की क्षमता है। और वोल्ट इसमें जो आई माइनस आई जी है वो किस में चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, शंट से। तो गैल्वेनोमीटर इससे प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। शंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अरे स्मॉल वैल्यू होगा तभी तो ज्यादा करंट ऊपर से पास करेगा। बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए तब जाके करंट, जिधर रेजिस्टेंस कम रहता है उधर ज्यादा करंट पास करता है। तो इसीलिए बच्चों शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होनी चाहिए। समझ में आया? अब बच्चों देखो सबसे पहली बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खूबसूरती होती है क्या, कि जैसे कोई भी दो नंबर हो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, जैसे 6 और 3 हो तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 आता है। तो याद रखो, सॉल्व करके देख लेना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आता है वो जो छोटा वाला सबसे है उससे भी छोटा आता है। जैसे इन दोनों में छोटा कौन है, 3, तो जो आर इक्विवेलेंट आया वो उससे भी छोटा आएगा। छोटा आएगा कि नहीं आएगा? तो एक ये एमीटर बन गया और शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा है। तो अब इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो शंट से भी छोटा होगा, यानी बहुत छोटा होगा। शंट हमने बहुत छोटा पहले ही माना था, तो यानी एमीटर का रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा कितना, एमीटर का आर इक्विवेलेंट आएगा कितना, एमीटर का आर इक्विवेलेंट आएगा बच्चों G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। ये कैसे निकला पता है ना तुम्हें, 1/G प्लस 1/S कर लो, 1/G प्लस 1/S कर लो, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बच्चों ये आर इक्विवेलेंट पूछेगा इसका बताओ, तो G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस बहुत छोटा होता है एमीटर का रेजिस्टेंस। समझ में आया? दूसरा बात इधर याद रखो, कोई कैलकुलेशन कोई न्यूमेरिकल है, एक बात याद रखो बस, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो बस एक फॉर्मूला याद रखो, बस एक फॉर्मूला जो बता रहा हूं, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इसके क्रॉस होगा। तो बस ये याद रखो, आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद मत रखो। मैं तो बोलता हूं फॉर्मूला भी मत याद रखो, डायग्राम याद रखो, कभी तुम्हें न्यूमेरिकल कोई गलत ही नहीं होगा। केवल डायग्राम याद रखो कि ऊपर से आई माइनस आई जी चला जाएगा, नीचे से आई जी। अरे तुम्हें क्या देगा, गैल्वेनोमीटर का करंट देगा, जी की वैल्यू देगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देगा, बोलेगा कितने का शंट कनेक्ट करना है, सब वैल्यू डाल देना। आई की वैल्यू देगा, आई जी की वैल्यू देगा, जी की वैल्यू देगा, एस निकालना हो सॉल्व कर लेना। आगे वाला फॉर्मूला मैं बना ही नहीं रहा तुम्हारे लिए, चाहो तो बना सकते हो, एग्जाम्पल में दिखा सकते हो टीचर को। जैसे अगर सॉल्व करना हो तो आई और एस में रिलेशन, आई और आई जी में रिलेशन दिखाना हो तो दिखा सकते हो, सॉल्व कर लेना। जैसे आई जी को एक तरफ ले लेना, तो आई जी बराबर कितना हो जाएगा, जी प्लस एस इज इक्वल्स टू आई इंटू एस, आई इंटू एस। तो आई जी किसके इक्वल आ जाएगा, आई जी इक्वल आ जाएगा एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। तो देखो यहां से क्या पता चला, आई जी जो है आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आई जी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, थीटा। तो यानी ओवरऑल थीटा आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो, ये बन गया डिवाइस कि आई के ऊपर आई जी डिपेंड कर रहा है और आई जी के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, थीटा। तो डिवाइस सेम रहता है, बस उसका रबड़ वो पेपर हटाते हैं, वहां मिली एम्पियर की जगह एमीटर लिख देते, एम्पियर लिख देते हैं लेवलिंग में, बाकी मतलब वही रहता है बस उसका, सन टाइट करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉजिक लॉजिक। जिसको ये डायग्राम याद रहा उसको बस ये याद रखना कि ऊपर नीचे का पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, डन। अब लास्ट बस सोचा है कन्वर्जन इन वोल्ट मीटर, कन्वर्जन इन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो बताओ वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। अरे वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है ना, तो यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह काम करना है, तो हम सोचेंगे ना कि पैरेलल में कम से कम करंट जाए। अरे अब गैल्वेनोमीटर किस में लगा, वोल्ट मीटर की तरह काम करने जा रहा है ना अब,
तो वोल्ट मीटर किस में लगता है? पैरेलल में। तो हम गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट भेजना चाहेंगे, तो गैल्वेनोमीटर में अब की बार बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे, हाई वैल्यू का। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में पूरा का पूरा चीज किस में जुड़ेगा? पैरेलल में। तो अगर ये पूरा का पूरा चीज पैरेलल में जुड़ेगा तो इसका मतलब इसमें कम करंट जाना चाहिए। कितना करंट जाना चाहिए? आईजी, केवल आईजी जाना चाहिए। तो बेटा यहाँ जो वोल्टेज ये मेजर करेगा, जैसे नीचे कोई डिवाइस होगा, अरे कोई रेजिस्टेंस वगैरह होगा ना जिसका वोल्टेज निकालने को कहा होगा, तो नीचे जो डिवाइस होगा उसका जो वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? V कितना होगा? V होगा आई जी इंटू जी प्लस आर। खत्म। V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। अरे समझ में आ रहा है कैसे? जो पोटेंशियल ड्रॉप इनके क्रॉस होगा वही तो नीचे वाले के क्रॉस भी होगा। अरे पैरेलल में लगेगा ना, तो नीचे वाले के क्रॉस भी उतना होगा। और हमको नीचे वाला ही मेजर करना है, तो ऊपर वाला इसके इक्वल होगा। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट जी प्लस आर। तो आर बहुत बड़ा है, तो जी आर इक्विवेलेंट भी कितना है इनका? बहुत बड़ा है। म्यूट कर लो बालक। समझ में आया? चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल कर लो बस। चलो 64 फटाफट निपटा दो। एक 1.5 पेज की चीजें हैं, बस खत्म कर दो इसको। पहला वाला, if a meter is to be used in a place of voltmeter, then we must connect ammeter with a, पगला गो का तुम लोग? सर क्लास कब तक होगी? बी बी। अरे एक एमीटर है, उसको वोल्ट मीटर बनाना है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है ना। अरे हर एमीटर गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसा समझ लो। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, पूछ रहा है तुमसे, तो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे। हाँ ऋषभ क्या बोल रहे हो बेटा? कैसे निकालें? सर ये क्लास कब तक होगी? बस होने ही वाली है। खत्म? हाँ खत्म होने वाली है। सर मैं 4 बजे से केमिस्ट्री क्लास था, इसीलिए मैं नहीं देख पाया, मतलब ये ज्वाइन नहीं करवाया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। सर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा वो टेस्ट का। ठीक है ठीक है, भेज दो। नेक्स्ट करो। अरे एसेशन रीजन है, फटाफट खत्म। ए फटाफट खत्म करो, हमारे पास टाइम नहीं है खत्म करने का। हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। सुनो ध्यान से, अरे सुनो ध्यान से, बुद्धि लगाओगे पता चलेगा। अगर रेंज को हाई करना है, मतलब आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो ना, लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो फिक्स वैल्यू जाना चाहिए। तो अगर ऊपर से और ज्यादा करंट भेजना है तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस को और कम करना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दो पाथ है। गैल्वेनोमीटर वाला डायग्राम याद है ना, करंट वाला? अरे एमीटर वाला याद है ना तुम लोग को डायग्राम? इधर बताया था, देखो अगर बोल रहा है कि आई की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हम ज्यादा करंट, ये मेजर करने वाला करंट है, इसकी मान लो पहले 0 से 5 मेजर कर रहा था, अब 0 से 10 मेजर कराना है। तो जब इसमें करंट 10 हो, लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो करंट फिक्स है, उस मतलब जैसे आईजी गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम हैसियत है, उससे ज्यादा करंट ये ले नहीं सकता। तो अगर आप आई बढ़ा रहे हो तो आपका सारा करंट जो आईजी को छोड़ के बचेगा वो ऊपर से जाना चाहिए ना। तो ऊपर से जाना चाहिए, तो ऊपर से ज्यादा करंट कब जाएगा? जब एस और कम होगा। तो पहला जो असर्शन था वो तो सही था, कि भाई असर्शन सही था कि नहीं था, कि अगर आपको ज्यादा करंट पास कराना है तो रेजिस्टेंस शुड बी मोर लोअर एमीटर का। दूसरा, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज इनटू इट। एडिशनल शंट ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा?
increase the range of an emitter, additional shunt is added to series. एडिशनल शंट हम ऐड करते हैं लेकिन पैरेलल में, हाँ सीरीज में पैरेलल में ऐड करते हैं. आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स. अरे शंट पैरेलल में ऐड करते हो ना, आर इज फॉल्स. डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी ऑफ फॉर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सुनो, ए डिफाइन करने को बोला है ये, तो कैसे बताओगे? देखो ये आई अपॉन थीटा होता है, या थीटा अपॉन आई होता है, सॉरी, ये कितना कितना होता है? थीटा अपॉन आई. तो इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करेंट. अरे डेफिनेशन नहीं लिख पाया तो याद रखना, इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करेंट. इसका फॉर्मूला जो बताया था वो होता है NAB/C, लेकिन ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट है, थीटा बाई आई. ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट खत्म कर लेना दो इसको. तुम्हें नहीं आ रहा है? होमवर्क तो बहुत कर चुके, बहुत छोटा सा, ये खत्म कर लो इसको. नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बैटरी फ्यूज है तुम लोग की. ठीक है जाओ नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कर लेना. अगला चैप्टर, अब एक लगातार चलो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म कर दो. EMI सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है लेकिन सबसे छोटा भी है. हाँ, फिर उसके बाद AC करके हम लोग मौज करेंगे. जाओ बच्चों, जाओ घर जाके आराम करो. कल फिर आ जाना टाइम से. एक कल दोनों का है. अरे मनन कितने बजे आओगे?